नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लैंग्वेज टीचर की वर्ष 2019 में परीक्षा कंडक्ट करवाई थी। भाषा अध्यापक की ये परीक्षा थी और आज मैं इसी पे बात करूंगा। और इसमें मैं एक विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी तरह मेरी ओर से आपकी जितनी मदद हो सके, जितनी हेल्प हो सके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास लगभग वर्ष 2011 से लेके जो भी परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, चाहे वो कॉलेज कैडर की, चाहे वो सेट की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सुबॉर्डिनेट बोर्ड ने आयोजित करवाई हों, वो सभी प्रश्न पत्र मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैं जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है, एक एक प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व करके आपके सामने रखूँगा। मेरी ये कोशिश है, चाहे आप LT टेट की तैयारी कर रहे हों, या LT कमीशन की तैयारी कर रहे हों, या लेक्चरर हिंदी की तैयारी कर रहे हों, या आप नेट की तैयारी कर रहे हों, सेट की तैयारी कर रहे हों, या कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हों, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प हो सके। और मैं हमेशा सिर्फ आंसर नहीं बताता, आंसर से जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं वो सब आपके सामने खोल के रखता हूँ। हो सकता है बीच बीच में मैं अपने ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम उसको परमानेंट याद रख सकते हैं। तो मेरी हर बार ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2019 में ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड ने ये परीक्षा कंडक्ट करवाई थी भाषा अध्यापक की। इस पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जैसे कि इसमें भी साफ लिखा है कि कोड नंबर इतना है इसका, और 2019 में ये आयोजित हुई थी और सीरीज़ ये A है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न पूछा गया था, परमात्म प्रकाश रचना किस कवि की है। जो परमात्म प्रकाश रचना है, ये मैं आपको बता दूं, ये अपभ्रंश की रचना है। और परमात्म प्रकाश के साथ साथ योगसार भी इनकी रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना है। और ये है योगिंदु की, जो कवि योगिंदु है, और इन्हें जोइंदु के नाम से भी हम जानते हैं। 6ठी शताब्दी के ये कवि हैं। जबकि जो A इसका ऑप्शन है, राम सिंह। राम सिंह एक दार्शनिक माने गए हैं और उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, पाहुड़ दोहा। 11वीं शताब्दी में राम सिंह पैदा हुए हैं। और हेमचंद्र की अगर बात करूं तो हेमचंद्र जो है, हेमचंद्र का शब्दानुशासन जो रचना है बहुत प्रसिद्ध है और 12वीं शताब्दी के ये माने गए हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयुक्त किया था। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, जो अपभ्रंश शब्द सबसे पहले जो है वो पतंजलि ने जो है इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 3, कुवल्यमाला कथा के रचनाकार कौन है। कुवल्यमाला कथा के रचनाकार जो है वो उदयतन सूरी जी हैं। जिनविजय सूरी नहीं है, ज्योतिरेश्वर भी नहीं है, आदित्यनाथ भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो A है, उदयतन सूरी। प्रश्न 4 उसके बाद पूछा गया था, खड़ी बोली ब्रज बुंदेली हरियाणवी बोलियां किस उपभाषा की है। मैं बहुत पहले से इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि ये जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, या उनके क्षेत्र है, ये सब आपको याद करने होंगे। क्योंकि यहाँ से हमेशा 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो खड़ी बोली है ये कौरवी बोली का दूसरा नाम है। और जो ब्रज है, बुंदेली है, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं। और इसके साथ साथ कनौजी भी एक, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसकी बोलियां हैं। 5 हैं ये, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 4 दिख रही है, तो 5वीं जो है इसमें कनौजी भी जुड़ जाती है। तो ये इसका प्रश्न जो है, उत्तर जो है B है, पश्चिमी हिंदी। क्योंकि पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है, वो भी शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से निकली है ये पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से जो है 5 जो है बोलियां निकली है। 5वां प्रश्न पूछा गया था, शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास में काल विभाजन किस आधार पर रखा है। तो ये काल विभाजन से प्रश्न पूछा गया है। जो शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो युगीन प्रवृत्तियों पर है, मतलब उसकी विशेषताओं पर है, किस युग की कौन सी विशेषता है, आदिकाल, भक्ति काल, है ना, रीतिकाल, आधुनिक काल, उस तरह से ये इसका जो सही उत्तर है वो है B। प्रश्न नंबर 6,
और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो 1929 में लिखा था, 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 6, गेय पदों की परंपरा हिंदी में किससे प्रारंभ हुई? गेय पद का मतलब होता है जिन पदों को गाया जा सकता हो, जिसमें गेयता हो या संगीतात्मकता हो, है ना। ये शैली भी है एक हमारे पद्य काव्य की जो शैली है, ये जो हमारे हिंदी साहित्य की विधा है गद्या पद्या। तो पद्या जो विधा होती है, गद्या तो हमारा निबंध भाग होता है, जिसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, रेखा चित्र संस्मरण हो गया, आत्मकथा जीवनियाँ हो गई। तो इस तरह वो गद्या भाग होता है। पद्या में हमारे गीत और कविताएं आती हैं। और तीसरा भी होता है, तीसरी विधा है चंपू काव्य, जो हमारा गद्य पद्य का मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है, बात पूछी गई थी गेय पदों की परंपरा हिंदी में किससे प्रारंभ होती है। तो गेय पदों की जो परंपरा जो है हिंदी में सिद्धों से शुरू होती है। इनकी संख्या भी 84 मानी गई है, 84 मानी गई है, जबकि नाथ जो है वो 9 माने गए हैं। प्रश्न नंबर 7, भक्ति काल के काव्य का नेतृत्व समाज के किस वर्ग ने किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भक्ति काल के काव्य का नेतृत्व जो है समाज के, क्योंकि भक्ति काल को स्वर्णयुग की संज्ञा भी दी गई है, स्वर्ण काल की संज्ञा भी इसको दी गई है। उच्च ब्राह्मण वर्ग, पिछड़ा वर्ग, निम्न वर्ग या मध्य वर्ग। तो इसका जो नेतृत्व हुआ है वो हुआ है निम्न वर्ग द्वारा, क्योंकि निम्न वर्ग में हमारे भक्ति काल के जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो संत कवि थे, ज्ञान मार्गी शाखा भी हम इसको कहते हैं, संत मार्गी भी कहते हैं। तो इसमें जो भी कवि थे हमारे, अधिकतर की बात करूंगा मैं, जैसे कबीरदास हो गए, जुलाहा, रैदास हो गया, है ना, रविदास भी हम रैदास को कहते हैं, सुंदरदास हो गया, धर्मदास हो गया, ये चारों जो है निम्न जाति से संबंध रखते थे। एवं इसके बावजूद दादू दयाल भी थे, मलुकदास भी थे, सुंदरदास भी थे, और भी इसमें निर्गुण में थे, गुरु नानक देव जी थे। तो वो इस तरह वो सभी जो है निम्न वर्ग से नहीं थे। जैसे मैंने गिनाया आपको, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास और धर्मदास, ये जो है निम्न वर्ग से संबंधित थे। तो उन्होंने ही भक्ति काल के काव्य का जो है नेतृत्व किया है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी रचनाएं हैं? देखो, दोनों रचनाएं सूफी रचनाएं हैं। भक्ति काल की जो दो धाराएं चलती है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण फिर आगे दो भागों में बढ़ती है। एक आपका संत मार्गी, जिसे हम ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, दूसरी आपकी प्रेम मार्गी होती है, जिसे हम सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो ये सूफी काव्य धारा से प्रश्न पूछा गया है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो रचनाएं दोनों सूफी है, और ये जो है नूर मोहम्मद द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। क्योंकि जितने भी कभी हमारे इसमें प्रेम मार्गी शाखा में हुए सूफी संत हुए, उन सब ने जो है अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शेख नवी है ए में, उनकी रचना ज्ञानदीप है, और जो उस्मान है उनकी रचना चित्रावली है, और सूरदास की तो हम सूरसागर और सूरसारावली से अच्छी तरह से परिचित है। प्रश्न नंबर 9, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? अब आलवार जो आलावार भी कई बार ये शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। आलवार भक्त भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होते हैं, या नारायण के जो भक्त होते हैं वो हमारे आलावार भक्त होते हैं, और इनकी संख्या 12 मानी गई है। और जो इनका समय पीरियड है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। और इनके जो पदों का संग्रह है वो भी दिव्य प्रबंधन नाम से है। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आलावार भक्तों का जो काव्य संग्रह है या पद का संग्रह है वो किस नाम से प्रचलित है? तो वो दिव्य प्रबंधन नाम से है। हम बात करेंगे इस प्रश्न की, आलावार भक्तों के पद किस भाषा में है? वो है तमिल में। तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी, किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है रैदास जी की, जिन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। वो उनकी, इसका सही उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? फिर से सूफी काव्य धारा से प्रश्न पूछा गया है। अब मृगावती के बारे में आपको मैं बता दूं, मृगावती जो रचना है वो रचना तो कुतुबन की है। इसका सही उत्तर जो है ए है, कुतुबन है। लेकिन मृगावती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्ल इसे सूफी की पहली रचना मानते हैं, और 1503 में ये लिखी गई है। जबकि जो मंझन है, मंझन की मधुमालती रचना बहुत प्रसिद्ध है, और जायसी का तो हम जानते हैं, पद्मावत है, 57 खंड हैं उसके। और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि पद्मावत के जो सर्ग हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो वो खंडों में विभाजित है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ना कि सर्ग हैं, वो खंड हैं। और 1540 ईस्वी में ये लिखा गया है। और जो उस्मान है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो चित्रावली है, 1613 ईस्वी में वो लिखी गई है।
प्रश्न नंबर 12, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। इसका सही उत्तर डी है। प्रश्न नंबर 13, तुलसी रचित सबसे छोटी रचना कौन सी है? अब देखो, तुलसीदास की जो प्रमाणिक रचना है वो हमारे पास 12 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से 5 रचनाएं बड़ी हैं और 7 छोटी हैं। उन 7 में से भी सबसे छोटी जो रचना है वो रामलला नहछू है। इसका सही उत्तर बी है। प्रश्न नंबर 14, किस काव्यधारा के रीतिकाल कवि आचार्य भी हैं? किस काव्यधारा के रीतिकाल कवि आचार्य भी हैं? मतलब रीतिकाल की जो धारा थी वो 3 भागों में बंटी थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो जो रीतिबद्ध के जो हमारे कवि थे, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि हमें रीतिमुक्त के कवियों के नाम भी पता होने चाहिए, रीतिबद्ध के भी और रीतिसिद्ध के भी होने चाहिए। तो इसमें जो रीतिबद्ध के जो कवि थे वे आचार्य भी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? देखो, रीतिकाल से दोनों प्रश्न साथ साथ पूछे गए हैं। अब रीतिकाल को कलाकाल कहा है मैं राम कुमार वर्मा ने, पहले इस प्रश्न का उत्तर दूं। परंतु रीतिकाल को अलग अलग नामों से भी जाना गया, जैसे श्रृंगार काल वो विश्वनाथ ने कहा है, रीतिकाल को ही अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा है, रीतिकाल को ही कलाकाल रमा शंकर शुक्ल ने कहा है। तो ये भी हमें मालूम होने चाहिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं। प्रश्न नंबर 16, ललित ललाम, रसराज तथा छंदसार पिंगल किसकी रचनाएं हैं? ये ललित ललाम, रसराज और छंदसार पिंगल ये रचनाएं जो है मतीराम की हैं। सी इसका सही ऑप्शन जो है इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। बहुत अच्छा, बिहारी लाल बिहारी रीति सिद्ध के सुप्रसिद्ध कवि माने गए हैं और प्रवर्तक आचार्य भी है रीति सिद्ध के। तो इसमें कहत नटत बहुत सुंदर वर्णन है नायक नायिका का, कि एक कमरे में जो है नायक नायिका बैठे हैं और किस तरह से नायक जो इशारों इशारों में बात हो रही है, कि कहता है, फिर वो मना करती है, फिर वो रीझ जाता है, फिर वो खिंच जाती है, फिर उनकी आंखें मिल जाती हैं, फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं, फिर वो शर्मा जाते हैं। इस तरह से भरे भवन में करत नैनन ही सो बात, मतलब भरी सभा में आंखों आंखों से ही बात हो रही है। यह दोहा किस कवि का है? ये बिहारी लाल का प्रसिद्ध दोहा है। इसका उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी में कुंडलिया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? अब कुंडलिया छंद, कुंडलिया का प्रयोग जो है कबीर ने भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिखा है, सफल प्रयोग किया है गिरिधर कवि ने, जो इसका डी ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्यकार किसे माना है? शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम गौड़ गद्यकार माना है राम प्रसाद निरंजनी को। ए इसका सही उत्तर है। इनमें से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास का है और 1882 ईस्वी में ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा उपन्यास भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अमीरहट, शीलवती, भाग्यवती, जो भाग्यवती है वो श्रद्धाराम फुलौरी का है। श्रद्धाराम फुलौरी पंजाब से थे। तो इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर जो है इसका सी है, भाग्यवती। प्रश्न नंबर 22, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिकाओं से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं। ये भी थोड़ा सा हमें याद करने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि पत्रिका भी अलग अलग प्रकार से पूछी जाती है कि पत्रिका ये साप्ताहिक है या मासिक है या त्रैमासिक है या फिर आपका जो आपकी छमाही है या फिर वार्षिक है, या मतलब इस तरह से अर्धवार्षिकी ही छमाही है। तो या फिर ये पत्रिका के संपादक कौन कौन है, संपादक मंडल में कौन कौन थे, पत्रिका कहाँ से छपती थी, पत्रिका के संपादक। तो इस तरह से पत्रिकाओं से बहुत, एक पत्रिका से अनेकों प्रश्न बनते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र जी थे, जबकि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ये आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक रहे हैं और बालकृष्ण भट्ट तो हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं। प्रश्न है 23, थियोसोफी मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी का काम भारत में किसने आगे बढ़ाया? ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। करंट अफेयर ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है ये। इसका थियोसोफिकल सोसाइटी का काम भारत में किसने बढ़ाया? ये बढ़ाया था मैडम वल्लावत्स्की ने। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? अब हम सब जानते हैं कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो
कार्यभार संभाला था सरस्वती पत्रिका का 1903 से लेकर 1920 तक। उन्होंने किस तरह से उसमें उभरते जो नए नए लेखक थे जो खड़ी बोली में काम कर रहे थे, उनको उनकी रचनाओं को कैसे उन्होंने उसमें स्थान दिया था, और खड़ी बोली का उन्होंने थोड़ा सा परिष्कार भी उस समय करना शुरू कर दिया था। प्रश्न नंबर 25, प्रिय प्रवास और वैदेही बनवास किसके प्रबंध काव्य हैं? प्रिय प्रवास और वैदेही बनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, मतलब इन हरिऔंद नाम से भी उपनाम से ये प्रसिद्ध हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, भैरवी वासबद्धता कुणाल युगधारा किसकी रचनाएं हैं? ये जो रचनाएं हैं ये है सोहनलाल द्विवेदी जी की। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो किसकी पंक्ति है? तो कितनी सुंदर पंक्ति है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, है ना, सांप को जिसके पास गरल हो मतलब विष हो। तो ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। बी इसका सही उत्तर है। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? अब देखिए कमायनी, बहुत बार ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमायनी से हर बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी है, कमायनी में कुल जो है 15 सर्ग हैं, और मैं आपको नाम भी बता दूँ। ये आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो सर्ग हैं ये बहुत बार पूछा जाता है कि तीसरा सर्ग कौन सा है, या 8वां सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, पहला सर्ग कौन सा है। इस तरह से भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब मैंने अपने हिसाब से इसको याद किया, अपने ट्रिक के माध्यम से याद किया, तो आप लोग भी कुछ ट्रिक ऐसा बनाएं कि सबसे पहले चिंता हुई किसको? आशा को, है ना, या आशा और चिंता, आशा और श्रद्धा को हुई काम वासना के लिए, या फिर वो लज्जित हुई। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से अपने माइंड में इसका ट्रिक बनाया, तो आप लोग भी इसको अपने हिसाब से बना लें। प्रश्न नंबर 29, पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1965 से दिया जा रहा है। तो अब तक मुझे लगता है कि 2024 तक 12-13 लोगों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप एक काम करें, एक लिस्ट तैयार करें हिंदी के लेखकों को जो जब जब दिया गया है उनकी एक सूची तैयार करें, उनकी किस किस रचना पे दिया। क्योंकि 1985 तक तो पर्टिकुलर किसी रचना पे दिया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है 85 के बाद जो है इसको संपूर्ण साहित्य पर जो है दिया जाने लगा था। आप सूची तैयार करें। मैंने भी एक सूची बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल में भी है। जब मैंने व्याख्या करवाई थी कितनी नावों में कितनी बार अघेय का, क्योंकि 1978 में अघेय को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वहाँ पे मैंने सब लेखकों की सूची बनाई और ज्ञानपीठ का पूरा इतिहास मैंने वहाँ पे किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखें कितनी नावों में कितनी बार कविता की व्याख्या। उसके अंतर्गत मैंने इसकी भूमिका में बहुत सारी बात बता दी है कि क्या क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, कितना प्राइज़ मिलता है, कब इसकी शुरुआत हुई और कब से दिया जाता है, कितने कवियों को आज तक दिया गया है। तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ। अगला जो प्रश्न है, पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ? पंत ही पहले हिंदी साहित्य के कवि थे। चिदम्बरा रचना पर उनको 1968 में जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 30, जूही की कली के रचनाकार कौन है? जूही की कली के रचनाकार जो है वो निराला जी हैं। प्रसाद नहीं है, पंत नहीं है, माधवी वर्मा नहीं है, क्योंकि जूही की कली छायावाद की प्रसिद्ध रचना रही। और ये चारों नाम जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये जो छायावाद के ही हैं। इनको भी आप ये इस तरीके से याद ना करें जिस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको याद करें PNPV। मैंने ट्रिक भी बताया है। P से प्रसाद, N से निराला, PNP, फिर P से मतलब पंत, फिर वर्मा, B से वर्मा। तो इस तरह से PNPV से इसको याद करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से इसको याद करते हैं तो इनका जो जन्म काल या पैदा भी किस क्रम में हुए हैं, बहुत बार ये नेट के एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। छायावाद के 4 प्रमुख जो स्तंभ है या कवि है, इनको अपने इनके जन्म काल के अनुसार जो है सीक्वेंस में लगाएं। तो आप PNPV को ध्यान में रखें। सबसे पहले प्रसाद आता है, फिर N से PN निराला आते हैं, फिर P से पंत आते हैं, फिर V से वर्मा आती है। प्रश्न नंबर 31, मिट्टी के बारात धरती मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं जो है त्रिलोचन की हैं। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि का मैंने एक ट्रिक बनाया था, NKSTR मतलब NK स्टार। अब NK मेरे फ्रेंड थे एक, वो स्टार थे, तो मैंने उस तरीके से बनाया है। N से नागार्जुन, K से केदारनाथ सिंह, NKSS से शिवमंगल सिंह सुमन, T से त्रिलोचन, R से रांघय राघव, है ना, NKSTR तो NK स्टार। तो आप इस तरह से भी अपना ट्रिक बनाएं, ये प्रगतिवादी कवि जो मैंने आपको बताए। उसके बाद प्रश्न नंबर 32, भारत में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में
हाँ, भारत में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है, प्रश्न थोड़ा सा मुझे गलत लगा, ये गलत तरीके से पूछा गया है। क्योंकि भारत में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। 1935 में सजीद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। और 1936 में जो है प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। तो अभी ऑप्शन में 1935 नहीं है, तो हम जो है 1936 पे क्लिक टिक करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर इस हिसाब से 1936 बैठता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य नहीं है? प्रगतिवाद का मतलब विशेषताएं पूछी गई है, सीधी सी बात है। प्रगतिवाद मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक में जो मार्क्सवाद की अवधारणा है वही हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद की है, जिसमें हम शोषण और शोषित की बात करते हैं, दो वर्गों की बात करते हैं समाज के, एक निम्न वर्ग की, एक उच्च वर्ग की। तो यहाँ पे यथार्थवाद तो था ही था। यथार्थ मतलब जो वास्तविक है समाज में जो चल रहा था उसका जिक्र भी है। पदार्थवाद भी है। रूपवाद, इनमें रूपवाद नहीं था। ठीक है, तो इसका जो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो विचार मान्य नहीं है वो है रूपवाद का। प्रश्न नंबर 34, तार सप्तक के संपादक कौन रहे हैं? अब तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये आपको सारे सप्तक याद होने चाहिए। किस तरह से जो है तार सप्तक 1943, फिर 1951, 59, 79, तो इस तरह से ये सारे जो है आपको इसके सारे सप्तक पता होना चाहिए। और हर सप्तक के साथ साथ कवियों का भी आप ट्रिक बना लो भाई अपने पास, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब जैसे मान लो आपको अवधेश कुमार पूछा गया, अवधेश कुमार किस सप्तक के कवि हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो चौथे सप्तक के कवि थे। तो इस तरह से कोई भी कवि पूछा जा सकता है, मुक्तिबोध पूछा जा सकता है, नेमिचंद्र जैन पूछा जा सकता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पूछा जा सकता है ना। तो ये आप याद कर लें कि तार सप्तक में कौन से थे, दूसरे सप्तक में कौन से थे, तीसरे सप्तक में कौन से थे और चौथे सप्तक में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। प्रश्न पूछा गया तार सप्तक के संपादक जो है वो अघिये जी थे, ए ऑप्शन। 35, प्रयोगवाद का जन्म किस वैश्विक घटना से प्रभावित था? अब यह प्रयोगवाद को जिसने डीपली पढ़ा है कि प्रयोगवाद का जन्म जो है कैसे हुआ था, किस घटना से हुआ था, एक वैश्विक घटना जो तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ही हिंदी में प्रयोगवाद का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद प्रश्न जो है 36, प्रयोगवाद नई कविता को स्थापित करने वाली पत्रिका नए पत्ते के संपादक कौन थे? जो नए पत्ते के संपादक ये पत्रिका थी, इसके जो संपादक थे वो थे रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा जी। संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, ये संशय की एक रात, राम के मन में जो संशय चलता है अंतिम दिन में जब वो श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं, तो उससे पहले का मतलब विजय से पहले की जो संशय की एक रात उनके मन में चलता है। बहुत अच्छी रचना है नरेश मेहता की। तो संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, किसकी रचना है? ये नरेश मेहता जी की रचना है। प्रश्न 38, संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, ना, ये पांडे धूमिल जी की, बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 39, दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना मारिजुल आशकीन के लेखक कौन है? प्रश्न थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना मारिजुल आशकीन के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो है ख्वाज बंदे नवाज गेसुदराज, इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 40, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। देखो अभी मैं बात कर रहा था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिकी, वार्षिकी, है ना, तो ये साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जो ए ऑप्शन पे पहले इसका जवाब दूँ मैं आपको। हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड ही है, और इसके संपादक जो है जुगल किशोर जी हैं। और ये उदंत मार्तंड जो पत्रिका है ये कलकत्ता से छपती थी, और 30 मई 1826, 30 मई को आज भी हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 30 मई 1826 से जो है इसका छपना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर बात करूं मैं, जो हमारी हाँ, ये बाइबल, बंगदूत, बनारस अखबार वगैरह, इस पे भी ये भी पत्रिकाएं ही हैं, और ये भी अलग अलग जगह से छपती थी अलग अलग समय में, और अलग अलग इनके संपादक रहे हैं। अलग अलग इनका भी मतलब अपना अपना विशेष है। जैसे मैं कह रहा था कि कुछ साप्ताहिक है, कुछ मासिक है, कुछ, है ना, इस तरह से पाक्षिक भी होती है जो 15 दिन के बाद छपती थी, वो पाक्षिक होती है। उसके बाद आता है आपका
प्रश्न नंबर 41, सुधाकर समाचार पत्र के संपादक। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है ना, मतलब समाचार पत्र से प्रश्न आ ही रहे हैं। जो सुधाकर समाचार पत्र है वो 1850 में बनारस से छपता था। ये भी साप्ताहिक था और ये बांग्ला और हिंदी दोनों भाषा में छपता था। और इसके जो संपादक थे वो तारा मोहन मेहतर थे। सी इसका सही जवाब है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 42, भ्रूण हत्या निबंध निम्न में से किसने लिखा है? जो भ्रूण हत्या निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। मजदूरी और प्रेम कन्यादान तथा सच्ची वीरता निबंधों का लेखक कौन है? ये मजदूरी और प्रेम कन्यादान, ये बहुत मजदूरी और प्रेम विशेष रूप से ये निबंध हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुक्लोत्तर युग का श्रेष्ठ निबंधकार, अभी पिछले प्रश्न पत्र में ही मैंने बात की थी कि जो भी हमारे भारतेंदु युग हैं, भारतेंदु युग से लेके वहाँ से कम 10 कवि, द्विवेदी के कम से कम 10 कवि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका छायावाद के ना सिर्फ 4, छायावाद में 4 के अलावा भी और थे। उसके बाद हालावाद आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। फिर आता प्रगतिवाद में भी कम से कम, प्रगतिवाद में जो आंचलिक वाले कवि हैं नागार्जुन वगैरह, जो भी हम जिनकी बात करते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, वहाँ से भी आपको प्रगतिवादी के भी कम से कम 10 याद करो। फिर प्रयोगवाद के तो आपको याद करने ही हैं, पहले सप्तक के तार सप्तक के ही पहला सप्तक था, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इस तरह से आपको पता होने चाहिए। फिर अलग अलग विकास चलता है। नाटकों की बात करते हैं, नाटक भी अलग अलग विकास में चलता है। प्रसाद से शुरू होता है। कहानी का युग चलता है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर। वैसे ही उपन्यास में चलता है प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, तो वो सारे आपको कम से कम 10-10 लेखकों के नाम पता होने चाहिए। वैसे ही प्रश्न पूछा गया है। निबंध का विकास भी शुक्ल से माने जाते हैं। शुक्ल पूर्व, शुक्ल मतलब शुक्ल का समकाल और शुक्लोत्तर, इस तरह चलता है। अब प्रश्न यही पूछा गया है, शुक्लोत्तर युग का श्रेष्ठ निबंधकार कौन सा है? अब ये देखो कितना प्रश्न कितने गहरे पूछे जाते हैं। शुक्लोत्तर युग का जो श्रेष्ठ निबंधकार है वो श्याम सुंदर दास जी हैं। डी इसका सही जवाब है। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो आप साथ साथ में इन बातों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से निकलते हैं और प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे जितने भी मैं प्रश्न पत्र यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ या सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वैसे वैसे आपकी जो मतलब बुद्धि का जो प्रौढ़ होना है एक तरह से, उसमें नयापन लाना या आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज़ करना, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि नहीं, ये नॉर्मली ये प्रश्न तो यहीं से बनते हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से लेके जो आपका काल विभाजन से शुरू होता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर विभाजन में भी आदिकाल को किस किस ने क्या क्या नाम दिए। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आज तक कम से कम 100 लेखकों द्वारा लिखा गया है, कम से कम 50 तो पता होने चाहिए। जैसे पहला गार्सलतासी फ्रेंच में आया, वो उसकी विशेषता पता होनी चाहिए 3-4 लाइनों में, उसमें खास चीज़ें क्या थी। तो वैसे वैसे विद टाइम और साथ में उनके राइटर और उनकी विशेषताएं, 3 बातें, तो इस तरह से चलता है फिर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं भाषा पे भी बात करूंगा, भाषा पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न पत्रों को पहले सभी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु अभी शायद हमने पहले 10 क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया था कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसको कहा जाता है। तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया देखो। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास जी का 1882 ईस्वी में लिखा गया पहला हमारा हिंदी साहित्य का उपन्यास है। हाउ मैनी पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, किसका उपन्यास है? ये जो है कमलेश्वर जी का है। आपका बंटी तथा महाभोज के रचयिता, आपका बंटी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। महाभोज ये मनु भंडारी के सुप्रसिद्ध उपन्यासों में इनकी गिनती की जाती है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी जब भी आती है मतलब जहन में इंशाअल्लाह खान चले आते हैं। तो इसका सी उत्तर जो है, सी ऑप्शन इसका उत्तर है, सही उत्तर है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही प्रेमचंद को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट की संज्ञा नहीं दी गई है। 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है प्रेमचंद जी ने। अब देखिए, प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था। अब प्रेमचंद के बगैर और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बगैर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल खोखला सा मुझे महसूस होता है, क्योंकि उनका जो योगदान है वह अतुलनीय है। क्योंकि हिंदी साहित्य के क्लेवर में जितनी वृद्धि उन्होंने की है उतना मुझे नहीं लगता कि जितना योगदान और भी व्यक्ति हैं, महावीर प्रसाद जैसे लोग भी जिन्होंने खड़ी बोली को एक नया आयाम दिया। लेकिन फिर भी प्रेमचंद के बगैर हम इसको बिल्कुल लंगड़ाता हुआ कह सकते हैं कि प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन किस सन में प्रकाशित हुआ है? ये हुआ था 1907 में। और सोजे वतन को जो है अंग्रेज़ों ने जला भी दिया था। शायद अभी भी हम मानते हैं कि आधा उसका हिस्सा जो है वो मिला है और आधा ये जला है। सोजे वतन इसको जला दिया था।
1907 में ये प्रकाशित हुआ था कार्य संग्रह। उसके बाद कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपना नाम ही बदल दिया था, क्योंकि प्रेमचंद का मूल नाम तो धनपत राय था और धीरे धीरे जो है उन्होंने फिर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। प्रश्न 50, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल किस विचारधारा के पोषक थे? ये थे मार्क्सवाद के। भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, मतलब ये सारे मार्क्सवाद मीन्स प्रगतिवाद। पहले ये बात हो चुकी है कि राजनीतिक में जो मार्क्सवाद था हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद था। नेक्स्ट, किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय कठपुतली नृत्यों से हुआ है? ये है डॉक्टर पिशेल, या पिशल भी आप बोल सकते हैं, पिशेल ज़्यादा सूट करता है। प्रश्न 52, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ, मैं बार बार बात नहीं करूँगा। 1958 में ये प्रकाशित हुआ था और प्रश्न पूछा गया कि मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का नायक कौन है? इसका जो नायक है वो है कालिदास। प्रश्न 53, दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, एकांकी किसके हैं? ये जो है राम कुमार वर्मा जी के हैं। ये सारे एकांकीकार ही हैं। एकांकी को लिखने से ही इनको प्रसिद्धि मिली है। सुदर्शन लक्ष्मण मिश्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। ये क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर की एक और भी है, शायद रीढ़ की हड्डी भी है, मुझे ध्यान में आ रही है। हरिशंकर परसाई भी एकांकी लेखक हैं। इसका उत्तर तो मैंने आपको बता दिया, डी इसका, सॉरी बी इसका राम कुमार वर्मा इसका उत्तर है। प्रश्न 54, भाषा के 3 रूप, व्यक्तिक, सामाजिक, सामान्य, किस भाषा वैज्ञानिक ने स्वीकार किए हैं? ये क्या है? सोस्योर, संस्योर भी हम इसे कहते हैं। प्रश्न 55, अमानक भाषा कब मानक बन जाती है? ये कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है। अमानक भाषा कब मानक बन जाती है? जब वो सामाजिक स्वीकृति पाती है तो अमानक भाषा मानक बन जाती है। सी इसका उत्तर है। भाषा विज्ञान में रूप विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रूप विज्ञान के अंतर्गत, रूप विज्ञान मतलब मार्फोलॉजी, रूप विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रूप विज्ञान के अंतर्गत हम जो है शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्द को पद में बदलने की प्रक्रिया ही रूप विज्ञान कहलाती है, ये भी आपको बता दूं। उसके बाद प्रश्न, स्वनों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? देखिए, स्वन मतलब ध्वनि, सीधी सी बात है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहले तो हमारे समय की बातें होती थी तो शायद प्रश्न पत्र बनाने वाले को भी ये मालूम नहीं था, ऑप्शन वर्ण ही होता था, तो हम लोग भी वर्ण ही कर देते थे। धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया। अब आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम ध्वनि कर देते हैं। तो ध्वनि और स्वनिम जो है पर्याय है एक दूसरे के। तो हम प्रश्न पूछा गया स्वनों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अब चीज़ वही है, ध्वनि के सार्थक समूह को, स्वनों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, बी। प्रश्न 58, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि किस भाषा में हैं? अमीर खुसरो खड़ी बोली का पहला कवि है, ये भी आपको बता दूं। और इसकी पहेलियाँ मुकरियाँ जो है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, सबके सिर पर वह थाल फिरे मोती उसे एक ना गिरे आसमान, इसका जवाब था। तो ये पता चल रहा है कि कैसी भाषा है। तो ये खड़ी बोली थी, हिंदी जैसी लग रही है तो हिंदी ही खड़ी बोली है। पिंडार ने किस विधा में साहित्य रचना की? पिंडार ने जो है सबसे ज़्यादा गीत लिखे हैं, तो इसका उत्तर सी है। उसके बाद प्रश्न 60, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? ये है वर्ड्सवर्थ की, लिरिकल बैलेड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ब्लैकमूर काव्य भाषा में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ये है व्यंग्य या विरोधाभास, बी इसका ऑप्शन है, बी इसका उत्तर है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी, ये सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से लिए गए हैं। ये हमारे पीजी का सिलेबस है। पीजी में भारतीय काव्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी, भाषा विज्ञान अच्छा पाठ्यक्रम है अगर हम थोड़ा सा समझदारी से उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी में मतलब ट्रेजेडी में कवि किसका अनुसरण करता है? तो अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी में कवि जो है कार्यरत मनुष्य का अनुसरण करता है, कार्य कर रहे मनुष्य का अनुसरण करता है। होरेस की रचना को व्यवस्थित कर आर्स पोएटिका नाम किस विद्वान ने दिया? जो आर्स पोएटिका जो नाम दिया वो दिया क्विंटिलियन ने, जो ये है क्विंटिलियन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 64,
प्रश्न 64 से 70 तक अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी का पारिभाषिक शब्द चुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो बीए फर्स्ट ईयर की कंपलसरी हिंदी की किताब लगवाई है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसमें ये सारे शब्द दिए गए हैं, या वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर शब्दावलियों में। तो वहाँ पे जाएं, आप देखें। अटॉर्नी जनरल जो है ये हमारा महान्यायवादी होता है। 65 का जो उत्तर है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये होता है अनुमोदनार्थ प्रारूप, ठीक है, इसका सी उत्तर है। उसके बाद 66 एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन। मेन हैंडीकैप्स, मेन हैंडीकैप्स का मतलब मुख्य बाधाएं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नयाचार। असेंबलर, असेंबल करना किसी चीज़ को, असेंबल मतलब योजक, जोड़ना उसको, अभियोजक। प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब होता है परिष्कारक, सी। छेकानुप्रास में किस तरह के वर्णों की दुहराई की जाती है? देखो अलंकार से प्रश्न पूछा गया, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र पे फिर से हम आ रहे हैं। रस छंद अलंकार जब भी आता है, शब्द शक्तियाँ काव्य गुण वगैरह आता है, तो वो भारतीय काव्य शास्त्र होता है। भारतीय काव्य शास्त्र मतलब ऐसे संस्कृत के विद्वानों ने जो नियम गढ़े हैं, जो नियम बनाए हैं, वो हम भारतीय काव्य शास्त्र में, कविताओं के लिए जो नियम उन्होंने बनाए थे वो भारतीय काव्य शास्त्र है। तो हम बात कर रहे हैं छेकानुप्रास में किस तरह के वर्णों की दुहराई की जाती है। पहले तो ये समझना पड़ेगा छेकानुप्रास है क्या। अनुप्रास जो है अलंकार 3 तरह के होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार काव्य में शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार। उभय अलंकार जहाँ पे, या पाश्चात्य अलंकार, जो मानवीकरण अलंकार है वो हमारा पाश्चात्य नया अलंकार है। तो हम बात करेंगे छेकानुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक रूप है। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। मैंने अलंकार में अयशववी एक ट्रिक बनाया है और कहा भी है कि इसको इस तरह से याद करें। और अनुप्रास के उसमें तीनों भेद पे बात की है कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास पे भी, उस पर यहाँ विस्तार से नहीं जाऊँगा, यहाँ सिर्फ इतना बताऊँगा। जो छेकानुप्रास अलंकार होता है, प्रश्न पूछा गया छेकानुप्रास में किस तरह के वर्णों को दोहराया जाता है, तो इसका उत्तर है अनेक व्यंजनों की एक बार। अब बता रहा हूँ छेकानुप्रास क्या होता है। अनेक व्यंजनों की एक बार क्रम, मतलब क्रम से जो आवृत्ति होती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, ये पद पदुम में जो मैंने आपको बोला कि जैसे बताया कि अनेक व्यंजनों की एक बार, अनेक व्यंजनों की एक बार जो है इसमें आवृत्ति हो रही है, तो इसमें आप देखें इस तरह से इसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ना कि स्वर, संयुक्त अक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन की आवृत्ति इसमें होती है। प्रश्न 72, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो इसका उत्तर जो है बी है। प्रश्न 73, किस छंद में दोहा और रोला छंदों का मेल होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। छंदों पे मैंने बात की है, डीपली बात की है कि छंद क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, है ना, मुक्तक, वो बात की है। आप छंदों का वीडियो देखें। यहाँ पे बात इतनी करूँगा कि किस छंद में दोहा और रोला छंदों का मेल होता है। ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना हमेशा के लिए। देखो इसका उत्तर है वैसे कुंडलियाँ। अब आपने इस तरह से इसको याद रखना कि दोहा रोआ, दोहा रोला मतलब दोनों रोए। जब कुंडलियाँ नहीं मिली प्रेमी और प्रेमिका की तो दोनों रोए। दो से दोहा, रो से रोला, रोना, है ना। दोहा रोला, दोनों रोए जब कुंडलियाँ नहीं मिली। देखो ये आसान सा ट्रिक बता दिया। वहाँ पे भी मैंने ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाया है, तो आप छंद का वीडियो भी देखें। मैंने सारे छंदों में बात की है, वीडियो बनाए हैं। 22 से 26 वर्णों के छंदों को क्या नाम दिया गया है? देखो 22 से जो छंद 26 तक के जहाँ वर्ण होते हैं वो हमारे स्वया छंद के अंतर्गत आते हैं। रसखान के स्वय हमने पढ़े हैं बहुत सारे, घनानंद के स्वय हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो ए ऑप्शन है कवित, कवित में कवित एक वर्णिक छंद है, उसमें हमारे 31 वर्ण रहते हैं। जो आपका स्वया है, जो आप वो भी है, तो वो भी वर्णिक छंद, लेकिन उसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण रहते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार शब्द भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत लिखते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पे, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। वियोग श्रृंगार के कितने भेद माने गए हैं? श्रृंगार रसों का राजा है, पहले भी बता चुका हूँ। रस पे मैंने वीडियो बनाया है, ऑलरेडी बनाया है, छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको देखें आप। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वियोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? देखो वियोग श्रृंगार एक तो विप्रलंब श्रृंगार का दूसरा नाम है, और यहाँ पे वियोग के जो है 3 भेद होते हैं, पूर्व राग, मान और प्रवास। इसका उत्तर बी है।
प्रश्न नंबर 76, रस का अनुभव कौन करता है? ये सारे भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे गए प्रश्न है। रस को अनुभव कौन करता है ना? रस को अनुभव करेगा पाठक या दर्शक, वही तो आनंद महसूस करेगा, ये अनुकर्ता और आलंबन थोड़ा ना करेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए? अविधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना। तो प्रश्न पूछा गया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया शब्द शक्तियों पे, देख लें आप। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? देखो, व्यंजना शब्द शक्ति के जो है 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ए इसका सही उत्तर है। जिस रचना में पूर्वापर संबंध नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? जिस रचना में पूर्वापर संबंध नहीं रहता उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं, मुक्तक रूप से जो लिखा जाता है। उसके बाद है शरणागत कौन सा समास है? शरण को आया हुआ, है ना। शरण को आया हुआ, कर्ता ने कर्म को कर्म, कर्म तत्पुरुष समास है ये, इसका बी उत्तर है। यथाक्रम, यथाक्रम क्रम के अनुसार कौन सा समास है? यथाक्रम क्रम के अनुसार, ठीक है। इसका उत्तर जो है अव्यय भाव समास है, सी। गिरिंदर, संधि से पूछा गया क्वेश्चन है, संधियाँ भी पता होनी चाहिए, संधियाँ जो कितने प्रकार की होती है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गिरिंदर का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरिंदर एक हमारे पास दीर्घ संधि है और इसमें ये छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई बनेगी। ये गिरिंदर रौ में बड़ी की मात्रा लगी है तो गिरिंदर बना है। इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गिरी जमा इंदर। प्रश्न 82, गत्यावरोध का उचित संधि विच्छेद कीजिए। गत्याविरोध का उचित गति और अवरोध, है ना, ये तो आसान है। गत्यावरोध, गति जमा अवरोध, इसका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। 83 से 85 तक कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा बहुत पूछी जाती है, एलटी के पेपर में हो, चाहे आपका लेक्चरर का पेपर हो, कॉलेज कैडर का हो, एलटी टेट का पेपर हो, है ना। तो कमीशन का तो है ये पेपर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेट बनता है। सती का होता है सतीत्व, बी। जागना, जागना का होता है जागरण। 85 का होता है मिलना का होता है मिलाप। नेक्स्ट है पेटीकोट गवर्नमेंट, मुहावरे का उचित हिंदी रूपांतरण क्या है? पेटीकोट गवर्नमेंट होता है घर में पत्नी का शासन होना, पेटीकोट गवर्नमेंट। उसके बाद है बीट ब्लैक एंड वाइट, मुहावरे का उचित रूपांतरण है बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पीट जाना। इसका डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। धोती ढीली होना का मतलब होता है डर जाना, धोती ढीली हो गई जी। पंजे झाड़कर लिपटना, मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? नवासी, इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीछे पड़ना, पंजे झाड़कर लिपटना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चय मतलब जिसका कुछ पता ही नहीं है ना। निश्चय होता है पता है, संख्या में हो सकता है, वो दिन में हो सकता है पर्टिकुलर, लेकिन अनिश्चय में तो पता ही नहीं है। तो उन्हें कुछ दे दो, इसका ए ऑप्शन ही कुछ के कारण जो है ये अनिश्चय हो जाता है। किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, प्रश्न का प्रयोग। तो इसमें सी, वहाँ कौन गा रहा है, तो कौन के कारण जो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती है? क्रिया भी पता होना चाहिए, क्रिया कितने प्रकार की, क्रिया होती क्या है। जिस शब्द से कर्म काम का होना पाया जाए वो क्रिया है। क्रिया के फिर अलग अलग सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, तो ऐसे ऐसे प्रेरणार्थक चलती है ये, तो वो सारी हमें पता होनी चाहिए। मुख्य, इसमें पूछा गया है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती है? ये हमारी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मुख्य क्रियाएं होती है जैसे खाना पीना, चलना, बात करना ना, मुख्य रूप से जो काम होते हैं। वह आगे गया, वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण ये अविकारी, विकारी के भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के भी 4 होते हैं, कुछ लोग तो निपात को जोड़ के 5 बना देते हैं, लेकिन वैसे 4 होते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा गया है वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण भेद है अविकारी का, बता रहा हूँ यहाँ पे। वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेषण है? वो आगे चला गया, मतलब आगे, स्थान, आगे पीछे मध्य में, ये स्थानवाचक है। जो मांस नहीं खाता, मांस खाने वाले को देखते हैं पहले, मांस नहीं खाने वाले तो बहुत सारे हैं। जो मांस खाता है उसको हम कहते हैं सामिश, मांसाहारी, मतलब जो आपका नॉन वेज लेता है, सामिश। जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष हो गया, इसका उल्टा हो गया, है ना। तो इसका उत्तर तो
डी है, जो मांस नहीं खाता, नॉन वेज वाला निरामिष। कृतज्ञ का अधोलिखित में से विलोमार्थक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, कि हाँ जी आप, मैंने आपकी हेल्प की, आप को उसका एहसान है भाई, आप ठीक है मान लिया। कुछ होते हैं ऐसे आप किसी की हेल्प करते हो, वो बदले में कहता है कि तो तुम्हारा फर्ज था, है ना, मतलब उपकार, आप भला किसी का भला करते हो लेकिन वो मानता नहीं है, वैसे उसकी मतलब आपके एहसान को नहीं मानता, वो कृतघ्न होता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि तत्सम शब्द है संस्कृत का, अग्नि का आग होता है हिंदी में। सभापति का स्त्रीलिंग क्या है? सभापति का सभापत्नी तो होगा नहीं जी, है ना। सभानेत्री, सभापत्या, सभापत्नीक, ये होता है सभानेत्री। सभापति मतलब अध्यक्ष होता है, सभानेत्री, ठीक है। अतिवृष्टि में अधोलिखित में से उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जब किसी शब्द के आरंभ में कोई शब्द जुड़ जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे विज्ञान शब्द बताता हूँ मैं आपको, विज्ञान, उसमें ज्ञान में वी जुड़ा हुआ तो वो विज्ञान बन जाता है। तो वैसे ही अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है और वृष्टि इसका प्रत्यय है। तो प्रश्न है उपसर्ग क्या है? तो उसका उत्तर होगा ए, अति। उसके बाद है आपका संचार या संप्रेषण का लक्ष्य क्या होता है? इसमें संचार या संप्रेषण का लक्ष्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 99 है। संचार या इसमें संप्रेषण का लक्ष्य होता है विचार, अभिव्यक्ति, व्यवहार में बदलाव, उपदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है व्यवहार में बदलाव। संचार या संप्रेषण, अब ये प्रश्न ऐसा लगता है कई बार कि इसका ए उत्तर होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति है ना, संचार या संप्रेषण का लक्ष्य, लेकिन इसका उत्तर जो है व्यवहार में बदलाव लाना होता है। प्रश्न 100, वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को क्या कहते हैं? वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को कहते हैं आई स्पैन, दृष्टि विराम। उसके बाद है व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसके प्रयोग से सर्वोत्तम रूप से किया जाता है? व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसके प्रयोग से अच्छे रूप से किया जाता है? ये है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट, ए, जो प्रक्षेप्य परीक्षण है उसके माध्यम से एक व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो है हम करते हैं। प्रश्न नंबर 102, एक 15 वर्ष का छात्र उसी प्रकार का स्वेटर पहनने का शौकीन है जो उसकी शिक्षिका द्वारा पहना जाता है। इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है? अब ये जो है अहम केंद्रिता, पहचान, अंतरण या क्षतिपूर्ति। अंतरण मतलब ट्रांसफरेंस। अच्छा, तो इसमें जैसे प्रश्न के हिसाब से तो सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन इसका जो उत्तर है वो मतलब आइडेंटिटी के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन करना चाहेगा उस चीज़ से। तो मुझे लगता है ये इसका सही उत्तर जो है बी है, 102 का बी, पहचान। प्रश्न 103, एक अच्छे शिक्षक को किस में अधिक रुचि दिखानी चाहिए? ठीक है जी, ट्यूशन में, स्व अध्ययन में, अपने छात्र के ज्ञान स्तर में वृद्धि में, या बी और सी दोनों में? मुझे लगता है कि ट्यूशन में तो उसकी रुचि नहीं है, वैसे भी गवर्नमेंट जो है हमें, गवर्नमेंट टीचर को ऐसे भी ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। तो स्व अध्ययन और अपने छात्र के ज्ञान स्तर में वृद्धि, बी और सी इसके सही उत्तर है, मतलब डी इसका सही उत्तर है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब ये प्रश्न अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि कई बार हम अपनी सोच थोपते हैं आंसर पे। आप ऐसा ना करें, आपको एक सामाजिक सोच लेके, सोशल जो आपकी थिंकिंग है उसको लेके चलना पड़ता है कि सब लोग क्या सोचते होंगे इस बारे में। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अनुशासित बनाना, देखो ये भी लगता है, समाज सुधार करना ये भी लगता है, छात्रों को शिक्षकों के अनुयायी बनाना ये भी लगता है, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करना ये भी लगता है। तो उत्तर तो सारे ही ठीक है ऐसा लगता है। तो लेकिन इसका जो आंसर बनाने वाले ने या प्रश्न को बनाने वाले ने इसका उत्तर जो है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करना ये माना है, तो हम इसके साथ चलेंगे। प्रश्न 105, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण सृजनात्मक क्रिया को अधिक महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यपूर्ण सृजनात्मक क्रिया कहलाई जा सकती है? तो ये जो उनका महात्मा गांधी से हमेशा प्रश्न आते हैं, जो उनकी महात्मा गांधी की जो थ्योरी है, महात्मा गांधी का प्रश्न जो है ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका ए उत्तर है कशीदाकारी। बुनियादी शिक्षा को लेकर उनकी जो फिलॉसफी है महात्मा गांधी की, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है। प्रश्न 106, शिक्षा की स्वतः शोध विधि का अग्रगामी कौन है? शिक्षा की स्वतः शोध विधि का अग्रगामी जो है मुनारो, जॉन, एडम्स, हार्वर्ड, स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हु वाज द पियोनियर ऑफ दी, ठीक है, ये वाला मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ से
इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 107, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, ये तो सबको मालूम है, तो लॉर्ड मैकाले ही थे। डी इसका सही उत्तर है। शिक्षा केवल तब ही सार्थक होगी जब वह कैसे होगी, तो आजकल बहुत चला है कि जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड ही होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए और सोसाइटी सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए, वो मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 109, पाठ आयोजन के लिए निम्न में से सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? पाठ आयोजन के लिए, फॉर लेसन प्लानिंग के लिए, ठीक है, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन्होंने बीएड किया है तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ इसका उत्तर है उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ये है शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण करना। प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में शामिल नहीं है? शिक्षा में शामिल परिपक्व संदेह का वर्गीकरण, ज्ञान अर्जन, इसका है बी उत्तर, संदेह का वर्गीकरण। प्रश्न 111, अति गहन और निर्णायक समाजीकरण किस दौरान होता है? ये होता है आपका प्रारंभिक वाली अवस्था, किशोरावस्था में होता है ये सबसे ज़्यादा। किस दौरान होता है? अति गहन और निर्णायक समाजीकरण जो है किशोरावस्था में ही होता है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 112, कौन हमारी अधूरी इच्छाओं का भंडार गृही है? ईगो, आईडी, सुपर ईगो। वैसे तो लग रहा है कि कौन हमारी अधूरी इच्छाओं का भंडार गृही है। अधूरी इच्छाओं का भंडार गृही वैसे तो ईगो लग रहा है, बट इसमें जो उत्तर है वो आईडी है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो इसका उत्तर है। अध्ययन का अंतः केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा सर्वाधिक संवर्धित किया गया है? ठीक है, प्रमोटेड किसके द्वारा किया गया है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये 113 का पैवलोव, जिन पियाजे, बाइग्रोट्स्की एंड गेस्टाल्ट वादियों द्वारा, ये इसके द्वारा डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से ही सारे पूछे गए हैं। गति का कौशलों में अध्ययन अक्षमता कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया, ए इसका उत्तर है। 16 वर्ष का एक बालक बुद्धि लब्धि कसौटी में 75 स्कोर प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ये तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है 10, जो इसका बी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 10 वर्ष जो है उसकी। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, इसका सी जो है इसका उत्तर है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। उसके बाद 117, सृजनात्मकता सामान्यता किससे संबंधित है? जो सृजनात्मकता होती है वो होती है आपकी अपसारी चिंतन, ठीक है, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 118, वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में किस आयोग ने बड़ी कमजोरी दर्शाई? वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में किस आयोग ने बड़ी कमजोरी दर्शाई? मुदालियर का भी ठीक रहा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये इसका बी उत्तर जो है। उसके बाद एनसीटीई किस वर्ष स्थापित हुआ? एनसीटीई जो है 1973, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। शैक्षिक योजना है, एजुकेशनल प्लानिंग इज बेस्ट यूज़ ऑफ टीचिंग, बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ एंड नन ऑफ दिस, ये दोनों है, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद है सेक्स रेशो वाइज, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम है, ये है आपका 10वां। ये यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़े जो है हमें भारत के भी और हिमाचल के भी तैयार करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 122, हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र है? तो मंडी ज़िले में जो है मंडी ज़िले में हमारे 16 हैं, शायद कांगड़ा में। मंडी ज़िले में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 16। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि 10, इसको आप एक बार देख लें, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा कांगड़ा में होने चाहिए। तो यहाँ पे 16 के साथ चलना क्या? इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्लिक्ट है, आप 10 और 16 का देख लें, क्योंकि 16, 15, 16 मुझे कांगड़ा के लग रहे हैं, 10 मुझे इसका लग रहा है कि 10 मंडी में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतलब विधानसभा की कितनी सीटें, ऐसा प्रश्न ये। मंडी ज़िले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जी?
तो मुझे ऐसा लग रहा है 10-12। अब इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्लिक्ट है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 123 पे बात करते हैं। झांझरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो झांझरधार है वो हमारे बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 124, यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले के सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं? ये है हमारे हमीरपुर से, भूमपल हमीरपुर से। उसके बाद प्रश्न है हमारा 125, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, किस जिले में मनाया जाता है? कालेश्वर जो है कांगड़ा में मनाया जाता है। कामरू एक सुप्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कहाँ पे है? ये कामरू जो है हमारे किन्नौर में है, सी। 127, पर्वती हिमाचल प्रदेश की किस नदी? पर्वती नहीं होना चाहिए था, ये पार्वती है ये, क्योंकि इंग्लिश में ठीक लिखा है पार्वती और हिंदी में पर्वती हो गया है। पार्वती जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है, क्योंकि वो ब्यास में जुड़ जाती है, भुंतर में मिलती है वो। 128, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मुझे लगता है शिली है, और यहाँ पे वो है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, डी इसका उत्तर है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम पारंपरिक हेरिटेज शहर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का पहला जो पारंपरिक शहर वो मंडी है। प्रश्न 130, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? ये है हमारे लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति की ऐसे भी जनसंख्या सबसे कम है, तो वहाँ पे एससी भी बहुत कम है। हिमाचल निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल, हिमाचल का एलोरा कहा जाता है? हिमाचल का एलोरा जो है मसरूर के शैलीकृत मंदिर जो कांगड़ा में है उन्हें कहा जाता है, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे? मुझे लगता है आनंद चंद जो है निर्विरोध चुने गए थे। मुझे एक बार नहीं, शायद 2 बार मुझे इनका ध्यान है कि 2 या 3 बार ये निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद प्रश्न है, बिलासपुर राजसी राज्य की मूल राजधानी क्या थी? ये तो नैना देवी है। भाखड़ा बांध का निर्माण निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1948 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 135, ये जीके के प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिकृत जिला कौन सा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंडस्ट्री जो है वो सोलन में है। प्रश्न नंबर 136, उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी? ये तो हमारी कृषि में ही थी, इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। भारत के किस नगर या शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार या टावर है? ये था हमारा गुंटूर में, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 138, किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पहुंचना है ऐसा घोषित किया था? ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 139, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता है? क्योंकि जैन धर्म की पुस्तकों के लिए अंग, ये बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 140, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विदेशी पर्यटक था? फायान हुनसंग, इसमें से मेगास्थनीज जो है, जिसकी इंडिका पुस्तक भी थी 302 से लेकर 288, 302 ईस्वी पूर्व से 288 ईस्वी पूर्व तक जो है लगभग, मुझे ऐसा ध्यान है, ये इंडिया के भ्रमण पर था, इंडिया में आया था ये। और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भारत भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये, उनके दरबार में ये आए थे। प्रश्न 141, कौन वेदत्रय का भाग नहीं है? वेदत्रय का भाग जो है अथर्ववेद नहीं है। प्रश्न 142, रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? वो थी इल्तुतमिश की, ए इसका सही उत्तर है। 143, किस मुगल शासक ने इबादत खाना नामक सभागृह बनाया था? ये बनाया था अकबर ने, सी। द रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटेन की विशेषता है। प्रश्न 145, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ पर दिया गया है? सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना में ही वर्णित है। प्रश्न 146, कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव करती है? कौन सी याचिका? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी इसका सही उत्तर है। किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? ये हमारा राज्यसभा का नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन केंद्र में रहता है? ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, यहाँ से भी मतलब जीके का क्वेश्चन समझकर इन्हें हम एग्ज़ाम में ये आते हैं, तो इसमें बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया कि चंद्र ग्रहण
कब होता है, या चंद्र ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन केंद्र में होता है। तो इसको आप सिंपली समझें, क्योंकि सन तो स्थिर है एक जगह, वो नहीं घूमता है। सेम याद रखें, SEM, ठीक है, सेम चंद्र ग्रहण, ऐसे याद रखें इस ट्रिक को, SEM सूर्या, उसके बाद बीच में अर्थ आ गई, अर्थ की छाँव मून पे पड़ गई तो हमारा चंद्र ग्रहण हो गया। फिर बाद में मून बीच में आ जाएगा और अर्थ जो है कॉर्नर पे आ जाएगी, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है, जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा बीच में रहेगा तो जो है वो सूर्य ग्रहण। उसके बाद हमारा 149 क्वेश्चन है, दो जल निकायों को जोड़ने वाली पतली पट्टी कहलाती है इस्थमस, डी। प्रश्न 150, निम्नलिखित में से किसके लिए वायुमंडलीय बाष्प पारदर्शी है। ठीक है, ये आगत सौर विकिरणों के लिए है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। प्रश्न 151, हैजा, अतिसार और पीलिया किस कारण फैलता है। ये जल प्रदूषण के कारण फैलता है, साइंस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जाति समूह आर्या कहलाता है। ये होता है नॉर्डिक, जो इसका सी ऑप्शन है। नाथुला मतलब नाथुला है ना, नाथुला दरा मतलब कहाँ पे स्थित है, ये है हमारे सिक्किम में। एक शिंकुला है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में है, जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है ना, तो वहाँ पे हमारा शिंकुला है, ये नाथुला है। ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, नाथुला सिक्किम में जाके है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किसका एक महत्वपूर्ण अयस्क है। जो बॉक्साइट है वो जस्ता, तांबा, माइका, इनमें से किसी का भी नहीं है। प्रश्न 155, उपग्रहीय संचार में कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त होती है। तो इसका बी, माइक्रोवेव, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न 156, अवार्धित एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल लेंस, ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद है आपका प्रश्न 157, कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। ये होता है हमारा पीट हीरक, ग्रेफाइट जो है सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। लॉक्सो इसकी एक रोगात्मक स्थिति है, लॉक्सो इसकी एक रोगात्मक स्थिति है टिटनेस की, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सी अथॉरिटी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करती है। ये होती है आपकी वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, सी। 160, BSE सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं। देखिए इसमें 130 नहीं बल्कि ओनली 30, निफ्टी में जो है निफ्टी 50 कंपनीज को कंसिडर करती है, और जो ये BSE सेंसेक्स जो है 30 कंपनीज को। उसके बाद है RBI वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। RBI जो है ये हुई थी 1954 में, ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1954 में हुआ था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 162, 162, एक बालक के साथ जा रही महिला ये को दूसरी महिला ने उनके बीच संबंध के बारे में पूछा, तो पहली महिला ने प्रत्युत्तर दिया कि मेरे मामा और उसके मामा के काका दोनों एक ही हैं, तो उस महिला का बालक से क्या संबंध है। तो वो जो दोनों हैं वो चाची और भतीजे का संबंध है, ए इसका सही ऑप्शन है। आप भी इसको सॉल्व करके देखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 163, 31 दिन के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है ना, 31 दिन के महीने में तीसरा गुरुवार 16 को आता है, तो महीने का अंतिम दिवस कौन से दिन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछ जाते हैं, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो उसके बाद 8 तारीख को आएगा, फिर 15 तारीख को आएगा, फिर 22 तारीख को, फिर 29 तारीख को आएगा। अब वैसे ही ये प्रश्न पूछा गया है कि 16 तारीख को आता है ना, 31 दिन के महीने में तीसरा गुरुवार 16 को आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को जो बार आता है वो 8 को आएगा। अगर 2 तारीख को जो भी बार आता है फिर वो 2, 9, 16, 23, 30, 31, तो मतलब सीधे सा जवाब है कि इसका कि अगर 2 तारीख को गुरुवार था, फिर 9 तारीख को भी गुरुवार आएगा, 16 तारीख को भी गुरुवार आएगा, 23 तारीख को भी गुरुवार आएगा, 30 तारीख को भी गुरुवार आएगा, और 31 तारीख को जो है शुक्रवार आएगा। इस तरह से इसका जो उत्तर है वो ए है, 5वां शुक्रवार।
42 छात्रों की एक कक्षा में महेश का क्रम नीचे से 16वां है, तो उसका क्रम शीर्ष से क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे से 16वां है, ऊपर से उसका 27वां स्थान होगा। 16 और 27 सिंपल से 42। उसका प्रश्न नंबर 165, प्रश्न नंबर 165 पूछा गया है 2000 करंट अफेयर से है ये। 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौन सी भारतीय कंपनी अफगानिस्तान की आधिकारिक प्रायोजक बनी थी? ये बनी थी अमूल, क्योंकि अमूल जो है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान को स्पॉन्सर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय न्यायाधीश हाल ही में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं? ये करंट अफेयर के हैं। जब ये क्वेश्चन हुआ था 2019 का, तो उस समय जो है KS राधाकृष्णन थे। प्रश्न नंबर 167, भारत ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हाल ही में पीस कीपिंग CRPF सैन्य दल को हटा लिया है? ये लीबिया से हटा लिया था। प्रश्न नंबर 168, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन होता है जिंदा दिली, वैसे लॉन्गनेस, डिजेक्शन, तो इसका है डिजेक्शन, उदासी। ठीक है, इसका उल्टा जो है, एक्सलेरेशन का उल्टा जो है डिजेक्शन है, उदासी। एक्सलेरेशन होता है जिंदा दिली। 169, थोड़ा सा हैंग हो गया था। 169 का जो 169 जो क्वेश्चन है वो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसका सही स्पेलिंग, किस शब्द की सही स्पेलिंग है? ये है एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट होता है संक्षिप्तीकरण, D इसका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश द फैक्ट दैट शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड आई लाइक हर। इसका उत्तर है इंस्टेड ऑफ, डिस्पाइट ऑफ एंड इन स्पाइट ऑफ एंड बिकॉज ऑफ। इसका सही उत्तर है C, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड आई लाइक हर। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो है हमारा यहीं पे संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ये अवश्य काम आएगा। आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। अभी भी जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।